Yes, so we are continuing the second part. In this part, we are going to finish the three pending topics: International Finance Corporation, Asian Development Bank and IMF, International Monetary Fund. ये तीनों जो पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, लेसन नंबर 9 निकाल लीजिए, पेज नंबर 267। मेरे मैट में पेज नंबर 267 है, इंस्टीट्यूट का किताब है। आपके हो सकता है इंस्टीट्यूट का किताब में पेज नंबर आगे पीछे हो, कृपया करके, लेकिन लेसन नंबर सेम है। लेसन नंबर 9 में आप ये निकाल लीजिए। आइए, तीन बड़ा सिंपल टॉपिक्स है, फटाफट डिस्कस करके नक्की करेंगे। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बताइए क्या जानते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में? ये क्या है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन? वर्ल्ड बैंक सुना है ना? ये वर्ल्ड बैंक का ही एक डिवीजन हुआ करता था, वर्ल्ड बैंक का ही एक डिवीजन। ठीक है, ये डिवीजन क्या करता था और अभी भी करता है, जो प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी है ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, जो डेवलपिंग नेशंस है, ठीक है, उनका जो प्राइवेट सेक्टर है उनको ये फाइनेंस करता है। वापस से सुनिए, आईएफसी इट वाज अ डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड बैंक। लेटर ऑन क्या हुआ, इसको पूरा अपना सेपरेट एंटिटी मिल गया, बट अभी भी वर्ल्ड बैंक इसको कंट्रोल करता है। नहीं होता क्या, जैसे होल्डिंग सब्सिडरी होता है कंपनी में, जनरली क्या होता है, अगर एक कंपनी में एक पर्टिकुलर क्या रहता था, डिवीजन, अगर वो डिवीजन बहुत फल फूल गया तो हम लोग उसको डीमर्ज करके एक अलग एंटिटी बना देते हैं, बट कंट्रोल तो पेरेंट कंपनी का रहता ही है। वैसे इसके साथ भी हुआ, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर था, एक डिवीजन था। फिर वर्ल्ड बैंक जब देखा कि अरे वाह ये डिवीजन बहुत फल फूल गया, तो उसको अलग कर दिया, बट कंट्रोल वर्ल्ड बैंक का अभी भी इसके ऊपर है। ठीक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये एक अब सिस्टर कंसर्न बन चुका है। ठीक है, एक ब्रांच बन चुका है rather than a डिवीजन। पहले ये एक डिवीजन था, डिपार्टमेंट था, अब ये डिवीजन और डिपार्टमेंट नहीं है, ये एक सिस्टर कंसर्न है, यानी ब्रांच है किसका? वर्ल्ड बैंक का। ये क्या काम करता है? जितना भी डेवलपिंग नेशंस है उसका प्राइवेट सेक्टर के लोगों को ये लोन देता है, फाइनेंस का काम करता है। यहां तक बात क्लियर है? सर इंडिया आईएफसी में है तभी पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को। ठीक है, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ आईएफसी एकदम शुरू से। ये बना था 1956 में, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, हम सब लिखवा देंगे। इट वाज फॉर्म्ड इन 1956 हैविंग हेडक्वार्टर इन वॉशिंगटन डीसी। इंडिया शुरुआत से इसका मेंबर है। टोटल इसके 185 मेंबर कंट्रीज जो है, 185 कंट्रीज मेंबर है, जिसमें इंडिया शुरुआत से ही मेंबर है। और ये अब क्या करता है, बोले ना, डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसके प्राइवेट सेक्टर के जो फर्म्स है उसको लोन देता है। सर इंटरेस्ट चार्ज करता है? बिल्कुल, इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा तो ये धंधा कहां से चलेगा? जनरली इसका इंटरेस्ट रेट जो है लगभग 10% के अराउंड घूमता है, अराउंड 10% ब्याज पर ये लोन देता है लोगों को। समझ में आ गया पूरा कंसेप्ट? अब इसका मेन फंक्शंस क्या बताइए? डेवलपिंग नेशंस के, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ आईएफसी? टू फाइनेंस डेवलपिंग नेशंस प्राइवेट सेक्टर्स। ठीक है, टू फाइनेंस डेवलपिंग नेशंस प्राइवेट सेक्टर, टू गिव प्राइवेट सेक्टर्स एडवाइजरी सर्विस ऑल्सो, कि आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इनोवेट कैसे कर सकते हैं, एडवाइजरी सर्विस भी देता है। किसी किसी को ये फाइनेंशियल और एडवाइजरी सर्विस दोनों देता है। ये दो प्रकार से फाइनेंस करता है। टाइप ए, ये स्ट्रेट अवे लोन दे देगा, अपना जो भी 10-12% ब्याज है वो ले लेगा। टाइप बी, ये इक्विटी लेगा, मतलब ये ब्याज नहीं लेगा, बोलेगा मेरे से पैसा ले लो और मेरे को अपना शेयर दे दो, मेरे को अपना कंपनी का शेयर दे दो, इक्विटी ले लेगा, वो होता है टाइप बी। समझ में आ गया सर हम लोग को? देखिए आईएफसी के बारे में, तो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, सबसे पहले तो ये वाला मार्क कर लीजिएगा, इट्स अ सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, एंड ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप का मेंबर है। सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। ठीक है, इन लोग का दो ऑब्जेक्टिव है जो 2030 तक इनको अचीव करना था, जो कि अब तो 2050 हो जाएगा, सब कुछ टारगेट्स रिवाइज हो जाएंगे, बट अभी आप एग्जाम में 2030 लिखिएगा। इट हैज 2 गोल्स फॉर द वर्ल्ड टू अचीव बाय 2030। एक्सट्रीम पॉवर्टी को खत्म करना है एंड प्रॉस्पेरिटी इन एवरी कंट्री। पॉवर्टी खत्म होगा तो अपने आप प्रॉस्पेरिटी आ जाएगा, तो 2 टोपी याद रखना। 2030 तक का इन लोग का टारगेट था टू रिमूव प्रॉस्पेरिटी, नहीं, टू रिमूव पॉवर्टी एंड टू इंप्रूव द प्रॉस्पेरिटी, टू मेक एवरी कंट्री प्रॉस्परस। अब मैंने क्या बताया था आपको, ये जो आईएफसी है ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। कितने मेंबर कंट्रीज है बताइए? हैविंग, लिखते चलिएगा, 185 मेंबर कंट्रीज। ओके, फॉर्म्ड इन 1956, हेडक्वार्टर्स एट वॉशिंगटन डीसी।
इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ IFC फ्रॉम बिगनिंग। लिख दिया ना। इसका ओनर कौन है सर IFC का? वही 185 मेंबर कंट्रीज लोग। इज ओन एंड गवर्न बाय इट्स मेंबर कंट्रीज। जितना हाईलाइट करेंगे बस उतना ही। ये डू मार्केट बढ़ रहे हैं आगे। सीधा आ जाइए, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था। ओरिजिनली इट वाज मोर फाइनेंशियली इंटीग्रेटेड विद द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, बट लेटर IFC वाज एस्टैब्लिश्ड सेपरेटली एंड इवेंचुअली बिकेम ऑथराइज्ड टू ऑपरेट फाइनेंशियल ऑटोनोमस एंटिटी। पहले ये वर्ल्ड बैंक के इशारों पर नाचता था, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के अंदर ही घुसा हुआ था, बट अब ये ऑटोनोमस अपना फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, मेक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, बट अभी भी कंट्रोल वर्ल्ड बैंक ही करता है, बट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इसको मिल चुका। मतलब अब वर्ल्ड बैंक डिसाइड नहीं करेगा कि ये किस कंट्री के किस प्राइवेट सेक्टर को लोन दे। फंक्शंस ऑफ IFC में आ जाइए। इट प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्ट करता है आपके कंपनीज में, that help the business and entrepreneurs in the developing world, developing countries के entrepreneurs को ये इन्वेस्ट करता है to meet the challenges they face in the marketplace। फाइनेंस करेगा और एडवाइस भी करेगा ताकि उन लोग entrepreneurs लोग प्राइवेट सेक्टर का डेवलपिंग इकोनॉमीज में मार्केट में जो चैलेंजेस है उसका सामना कर सके। दो प्रकार से ये लोन देता है, देखिए। इट ऑफर्स इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स। इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट मतलब नए ढंग से लोन देना टू प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। These include loan for IFC's own account। IFC's own account मतलब सीधा लोन, डायरेक्ट लोन, कॉल्ड ए लोन। दूसरा तरीका हम क्या बताए थे? इक्विटी खरीद लेगा तुम्हारा, इक्विटी फाइनेंसिंग। सिंडिकेटेड लोन, मिल करके, अकेला लोन नहीं देगा, दो चार लोगों के साथ मिल करके तुमको लोन देगा। बोलेगा कि जाओ जाकर के पहले अपना देश का बैंक से जाकर के लोन सैंक्शन करवाओ। 100 करोड़ अगर तुम मेरे से मांग रहे हो, जाओ जाकर के 60 करोड़ अपने देश के बैंकों से लो, तब जाकर के हम 40 करोड़ देंगे। ये होता है सिंडिकेटेड लोन, जिसको बी लोन भी बोलते हैं। इक्विटी फाइनेंसिंग, सिंडिकेटेड लोन आर कॉल्ड बी लोन। बस यहीं तक। एडवाइजरी सर्विस भी देता है, डेट हेल्प्स द बिजनेस। मिक्स ऑफ फाइनेंसिंग एंड एडवाइजरी सर्विस भी देता है, बस। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट IFC। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये भी वही काम करता है ऑलमोस्ट IFC की तरह, बट एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसा कि नाम से पता चल रहा है, ये एशियन रीजन में जो है ना ज्यादा एक्टिव रहता है। तो ये एशियन कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस करता है। ये भी ब्याज लेता है, बिल्कुल लेता है। तो इसका मेन काम क्या है ये बैंक का? इसमें एशियन कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, तो 185 तो नहीं हो सकेंगे ना, वहां तो 185 कंट्रीज थे, IFC में 185 कंट्रीज थे। या तो खाली एशिया का बात हो रहा है, ये तो एशियन कंट्रीज के, पूरे एशिया अपना डेवलपिंग है, तो ये एशियन कंट्रीज के प्राइवेट सेक्टर्स को फाइनेंस करेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये पैसा लगाएगा, तो 185 तो नहीं हो सकेंगे। 68 मेंबर कंट्रीज आर इन्वॉल्व। कितना? 68, ठीक है। ये आपके इंस्टीट्यूट के किताब में 67 जो है वो गलत है, ये 68 होगा, जिसमें से 49 प्रॉपर एशिया से है और बाद बाकी जो 19 है, 19 जन पैसिफिक रीजन से है। इसका काम वही है जैसा IFC का था, हूबहू इसका भी काम वही है। आइए पढ़ना चालू करते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, ये हुआ था 1960s में। एग्जैक्ट डेट अगर हम आपको बताएं, 19 दिसंबर लिख लीजिए। ये पैदा हुआ था 19 दिसंबर 1966 में, 19 दिसंबर 1966। इट्स अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कि एशियन इन कैरेक्टर रहेगा, समझ जाओ। फॉस्टर मतलब हेल्प इन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कोऑपरेशन इन वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड। एशिया इज वन ऑफ द पुअरेस्ट रीजन्स इन द वर्ल्ड, तो इसमें ये जो है इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। इसको ठीक कर लीजिएगा भाई। टोटल इस ADB यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक इज कंपोज ऑफ 68 मेंबर कंट्रीज, 49 और फ्रॉम एशिया, 19 फ्रॉम पैसिफिक रीजन, ठीक है। अब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक जो ये करता क्या है भाई? देखो करता क्या है, वही सारा जो हम बोले थे। प्रॉस्परस सस्टेनेबल एशिया एंड पैसिफिक रीजन बनाएगा, इरेडिकेट पॉवर्टी बाय प्रोवाइडिंग लोन्स, ग्रांट्स। जब कोरोना वायरस हुआ था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इसने ग्रांट कर दिया था। वो लोन नहीं था, वो ग्रांट था, मतलब चंदा, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा ADB और क्या करता है?
एडीबी और करता है लोन देता है, ग्रांट देता है, टेक्निकल असिस्टेंस देता है, ठीक है, लोन, टेक्निकल असिस्टेंस एंड ग्रांट। तो इसको याद करने का तरीका लैग, एल फॉर लोन, ए फॉर असिस्टेंस, जी फॉर ग्रांट। और ये क्या करता है देखिए, फैसिलिटेटिंग पॉलिसी डायलॉग। पॉलिसी डायलॉग मतलब एशिया के जो गवर्नमेंट है उनको एडवाइस करता है कि भाई तुम्हारे देश का इकोनॉमिक पॉलिसी कैसा होना चाहिए। ये जीडीपी फोरकास्ट भी करता है, जितना भी एशियन कंट्रीज है ना सबका जीडीपी फोरकास्ट भी करता है ये। जैसे इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट ये 4% का रखा है। एडवाइजरी सर्विस तो देता ही है, फाइनेंशियल रिसोर्स तो देता ही है, तो सेम है। नाउ लेट अस कम टू आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब ये जो है ये बनाया गया था, जैसा कि आप देख सक रहे हैं 1945, एग्जैक्ट डेट लिख लीजिएगा 27 दिसंबर 1945। इसका भी हेडक्वार्टर है यूएसए, वॉशिंगटन डीसी। तभी तो सुपर पावर बोला जाता है भाई, वॉशिंगटन डीसी सब यूएसए। सर एशियन डेवलपमेंट बैंक का यूएसए नहीं है? बिल्कुल नहीं। एशिया डेवलपमेंट का यूएसए कैसे होगा, वो तो एशिया में है ना, मनीला में है, मनीला फिलीपींस। मनीला इज अ कैपिटल ऑफ फिलीपींस कंट्री, लिख लिया ना। एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस। ये सब में इंडिया मेंबर है, तीनों में। आईएमएफ 27 दिसंबर 1945 को पैदा हुआ था भाई, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। टोटल इसमें 189 कंट्रीज जो है मेंबर है, 189 मेंबर कंट्रीज आर देयर। ये अब क्या करता है, ये किसी आपका प्राइवेट सेक्टर वेक्टर को कोई फाइनेंस नहीं करेगा, आपका धंधा को फाइनेंस नहीं करेगा, ये सीधा कंट्रीज को फाइनेंस करता है, ताकि अगर उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ही सीवियरली हिट हो जाए, कोई कंट्री कंगाल होने वाला हो, डिफॉल्ट करने वाला हो, तो ये उसको लोन देता है। एक्सचेंज रेट का स्टेबिलिटी, करेंसी का स्टेबिलिटी, ये सब देखता है। कोई कंपनी, कोई कंट्री का दिवालिया नहीं निकल जाए, कोई मेंबर कंट्री का दिवालिया नहीं निकल जाए, उसके लिए इसको लोन देना चाहिए, उसको लोन देता है। सो इसका कोई प्राइवेट सेक्टर से लेना देना नहीं है, इसका कोई भी कंपनी से, धंधा से लेना देना नहीं है, इसका सीधा लेना देना है कंट्रीज के साथ। तो अगर किसी भी मेंबर कंट्री, इसको लग रहा है आईएमएफ को कि ये मेंबर कंट्री जो है दूसरा कंट्री का पैसा मार सकता है, डिफॉल्ट कर सकता है, तो जैसे अगर इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, अगर इंडिया लग रहा है कि डिफॉल्ट करने वाला है किसी कंट्री का, डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है, इंडिया अपना डेफिसिट फाइनेंसिंग को पूरा करने के लिए पता है ना दूसरा कंट्री लोग से लोन लेता है, तो अगर ये नहीं चुका सक रहा है इंडिया, तो उस केस में क्या होगा, आईएमएफ जो है वो सामने आएगा और इंडिया को लोन देगा और बोलेगा भाई अमेरिका से जो तुमने लोन लिया था उसको चुकाओ, वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया था चुकाओ, ठीक है। तो ये सब क्राइसिस में आकर के अपने मेंबर कंट्रीज को हेल्प करता है और लोन देता है, बिल्कुल ब्याज पर लोन देता है। देखिए अब, इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इसका काम है भाई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखना, इंटरनेशनल ट्रेड बनाए रखना, एम्प्लॉयमेंट बनाए रखना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। तो 1 2 3 4 5 दे देना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, इंटरनेशनल ट्रेड मेंटेन करता है, हाई एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस ऑफ पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, फिर इसका मिशन जो है वो आप याद कर लीजिएगा कि इसका मिशन जो है वो 3 है। कीपिंग ट्रैक ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, पूरा ग्लोबल इकोनॉमी का ट्रैक रखता है ये। लेंडिंग टू द कंट्रीज विद बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज एंड गिविंग प्रैक्टिकल हेल्प टू द मेंबर्स, जो हमने डिस्कस किया। बस दोस्तों इतना ही। फिर ये सेम चीज वापस से रिपीट हो रहा है। It assists the countries hit by the crisis by providing them financial support to create breathing room as they implement adjustment policies to restore economic stability and growth। जहां पर भी क्राइसिस चल रहा है, नए नए पॉलिसीज वो कंट्री लेकर के आ रहा है, उसके कारण और बहुत ज्यादा जो है वो ट्रांजिशन फेज में जाएगा। जब भी कंट्री का कोई क्राइसिस आता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज वो चेंज करता है, तो क्राइसिस के समय आईएमएफ आकर के उसको लोन दे देता है, ठीक है। सेम चीज फिर से यहां रिपीट हो रहा है। गिव कंट्रीज ब्रीदिंग रूम टू इंप्लीमेंट एडजस्टमेंट पॉलिसीज। कंट्री सफरिंग विद सीवियर कैपिटल आउटफ्लोज, जिसका कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो रहा है, वो कंट्री कंगाल होने वाला है, तो आईएमएफ आकर के बचा लेता है उसको। जिसका बजट डेफिसिट ह्यूज है, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हो गया, सारे बैंक लोग रुपया मार गए, तब कौन चुकाएगा? गवर्नमेंट को चुकाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास रुपया कहां से आएगा? आईएमएफ से एक बार उधार ले लेगा। सो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग 3 छोटा छोटा टॉपिक्स था। आई होप कि आप लोग को जो है ये तीनों टॉपिक आप लोग आज पढ़ करके इसको सल्टा दें। ओके, चलो टेक केयर, बाय बाय। अच्छा, इसके बाद हम लोग अब जो रिमेनिंग जो चैप्टर्स है वो हम आपको पहले भी बता रखे हैं। जो
लास्ट के फंडिंग के 2-3 चैप्टर है वो इंस्टीट्यूट ने लिख कर रखा है कि नॉट एकेडमिक ओरिएंटेड, नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, खाली नॉलेज के लिए पढ़ना है। तो उसका रिकॉर्डिंग जो है मेरा किया हुआ है वो मैं इसके बाद आपको दे रहा हूं, देख करके जाइएगा, खाली रिकॉर्डिंग ही देख करके चले जाइएगा, सेल्फ स्टडी और कुछ करने का दरकार नहीं रहेगा। चलो टेक केयर, बाय बाय।